Hello students, how are you? I hope you are fit and fine at your home and doing your homework regularly and properly. Students, Social and Political Life, Chapter 5, Judiciary का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट की वीडियो आपके पास सेंड कर चुके हैं, जिसमें हमने पार्लियामेंट, रोल ऑफ द जुडिशरी, dispute resolutions, judicial review, upholding the laws and enforcing fundamental rights, what is an independence judiciary, what is the structure of court in India, three level of the judiciary, first Supreme Court, High Courts and District Courts. Today we start now remaining part. Does everyone have access to the court? क्या प्रत्येक व्यक्ति कोर्ट तक पहुंच सकता है, यानी कि हर व्यक्ति की पहुंच हमारे कोर्ट तक है या नहीं है, इसके बारे में ही रीड करेंगे। इसके बारे में समझेंगे क्या एक गरीब आदमी कैसे हाई कोर्ट तक या सुप्रीम कोर्ट तक, अदालत तक पहुंच सकता है या अदालत की शरण में कैसे जा सकता है। इन प्रिंसिपल ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया कैन एक्सेस द कोर्ट इन दिस कंट्री। सिद्धांत के आधार पर क्या भारत के रहने वाले सभी नागरिक हमारी जो अदालत हैं, अदालतों तक पहुंच सकता है या अदालतों की शरण में जा सकता है। दिस implies that every citizen has a right to justice through the court। इसका मीन है कि प्रत्येक नागरिक को अधिकार है न्याय प्राप्त करने का, अदालतों से न्याय मांगने का, यानी कि अदालतों के माध्यम से न्याय प्राप्त करने का अधिकार प्रत्येक नागरिक को मिला हुआ है। एज यू रीड अर्लियर, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, द कोर्ट प्ले वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोटेक्टिंग आवर फंडामेंटल राइट्स, यानी कि हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं, मौलिक अधिकार हैं, उनकी सुरक्षा का जो कार्य है वो किसका कार्य है? हमारे कोर्ट्स का, अदालतों का। यानी कि अदालतों का जो मेन कार्य है वो एवरी सिटीजन के जो फंडामेंटल राइट है उनको सुरक्षित रखना। इफ एनी सिटीजन बिलीव्स, यदि किसी नागरिक को भरोसा हो जाए, विश्वास हो जाए, दैट देयर राइट्स आर बीइंग वायलेटेड, यानी कि उसके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उसके अधिकारों को छीना जा रहा है या वायलेट किया जा, उल्लंघन किया गया है, देन दे कैन अप्रोच द कोर्ट फॉर जस्टिस टू बी डन, यानी कि वह कोर्ट की शरण में जा सकता है, कोर्ट तक पहुंच सकता है। वाइल द कोर्ट आर अवेलेबल फॉर ऑल, इस प्रकार जो अदालतें हैं वो हम सब के लिए उपलब्ध हैं, यानी कि हम सब के लिए बनाई गई हैं, सभी सिटीजन के लिए हैं। इन रियलिटी, वास्तव में एक्सेस टू कोर्ट हैज़ ऑलवेज बीन डिफिकल्ट फॉर ए वास्ट मेजोरिटी ऑफ द पुअर इन इंडिया, यानी कि वास्तविकता क्या है कि जो भारत की ज़्यादा जनसंख्या है वो गरीब है। भारत की जनसंख्या गरीब होने के कारण सबसे डिफ़िकल्ट कार्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अदालत तक नहीं पहुंच सकते। यह एक डिफ़िकल्टी है, एक कठिनाई है। लीगल प्रोसीजर्स इन्वॉल्व ए लॉट ऑफ मनी, यानी कि अगर वैध प्रक्रिया के द्वारा हम अदालत तक पहुँचें तो उसके अंदर ज़्यादा पैसे को खर्च करना पड़ता है, ज़्यादा पैसा लगता है। एंड पेपर वर्क एज वेल एज टेक अप ए लॉट ऑफ टाइम, और पेपर वर्क को करवाने में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगता है। फॉर ए पुअर पर्सन, एक गरीब आदमी के लिए, हु कैन नॉट रीड एंड हुज फैमिली डिपेंड ऑन ए डेली वेजेस, यानी कि एक गरीब आदमी जो पढ़ना लिखना नहीं जानता है, पढ़ लिख नहीं सकता है, और उसकी फैमिली जो डिपेंड करती है डेली वेजेस पर, यानी कि हर रोज़ जो कमाते हैं उसी पर डिपेंड होते हैं। द आइडियाज़ ऑफ गोइंग टू कोर्ट टू गेट जस्टिस ऑफन सीम रिमोट, तो इस प्रकार के जो विचार हैं उनके अदालत में जाकर न्याय प्राप्त करने की, वो विचार उनको छोड़ने ही पड़ते हैं, यानी कि ऐसी उम्मीद उन लोगों को नहीं होती है। तो इस प्रकार जो गरीब लोग हैं वो अदालत तक जाने की सोचते भी नहीं, क्योंकि ये गरीब आदमी अपना अगर टाइम कोर्ट तक जाने में लगाएंगे, उसके पेपर वर्क में लगाएंगे, उनके पास न तो इतना पैसा है और न ही उनके पास इतना टाइम है, क्योंकि वो दिन भर जो कमाते हैं उसी के आधार पर वो अपना जीविका को चलाते हैं। अपने एक दिन के खाने के लिए वो पूरा दिन कमाना पड़ता है। तो इस प्रकार की जिन लोगों की स्थिति है तो वो लोग अदालत जाने की सोच भी नहीं सकते। और जो भारत का
मोस्टली पॉपुलेशन है वो क्या है, गरीब है। तो इस प्रकार की जो सिचुएशन है इंडिया के अंदर, तो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या हम सोच सकते हैं कि भारत के जो सभी सिटीजन हैं, जो ऑल सिटीजन हैं, वो अदालत तक पहुंच सकते हैं। इन रिस्पॉन्स टू दिस, इस प्रकार द सुप्रीम कोर्ट इन द अर्ली 1980s डिकेड्स डिवाइज्ड ए मैकेनिज्म ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या PIL। तो यहाँ ध्यान देना स्टूडेंट्स, PIL की फुल फॉर्म पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी कि जनहित याचिका, यानी कि लोगों के इंटरेस्ट के लिए, जनता के इंटरेस्ट के लिए याचिका दायर करने का एक जो उत्तरदायित्व बनाया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कब, 1980 के डिकेड्स में, 1980 के दशक में एक न्यायालय के द्वारा एक नया सिस्टम चलाया गया था, जिस सिस्टम का नाम था पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म PIL के नाम से जानते हैं। टू इंक्रीज एक्सेस टू जस्टिस, यानी कि न्याय तक पहुंचने का क्या था, न्याय तक पहुंचने को बढ़ावा देना, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना जो न्याय है उसको प्राप्त कर सकें, इसके लिए एक व्यवस्था तैयार की थी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इट अलाउ एन इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन, इसमें क्या अलाउ किया गया था कि कोई व्यक्तिगत रूप से या संस्था के आधार पर टू फाइल ए अपील इन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, यानी कि अपनी याचिका दायर कर सकता है हाई कोर्ट में भी, डायरेक्ट हाई कोर्ट के अंदर या डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये व्यवस्था की गई थी किसके अकॉर्डिंग, PIL के अकॉर्डिंग। कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ दोज हुज राइट वर बीइंग वायलेटेड, ये उनके आधार पर बनाया गया था। याचिका करने का अधिकार तब दिया गया है जब उसके फंडामेंटल राइट्स का वायलेट किया गया, उल्लंघन किया गया, छीना गया है। अगर किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स छीने जा रहे हैं तो व्यक्ति PIL की जो प्रोसीजर है उसके तहत हाई कोर्ट में डायरेक्ट पहुंच सकता है या सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट पहुंच सकता है। द लीगल प्रोसेस, जो वैध प्रक्रिया है, वाज ग्रेटली सिंप्लीफाइड एंड इवन ए लेटर और टेलीग्राम एड्रेस टू द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट वुड बी ट्रीटेड एज ए PIL। अगर किसी व्यक्ति के साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो जो PIL सिस्टम है उसके सीधा क्या कर सकता है, इस कानूनी प्रक्रिया को आसान बना दिया गया है। इस आसान तरीके के लिए एक व्यक्ति टेलीग्राम या लेटर लिख सकता है, पत्र भेज सकता है, टेलीग्राम भेज सकता है डायरेक्ट किसको, सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट का। अगर व्यक्ति खुद वहां नहीं जा सकता तो ये जो सिंपली मेथड अपनाया गया है, इस मेथड के अकॉर्डिंग व्यक्ति एक लेटर या टेलीग्राम भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के नाम लिख सकता है। किस कौन से सिस्टम में, PIL के सिस्टम में। इन द अर्लियर, कुछ पिछले सालों में PIL वाज यूज टू सिक्योर जस्टिस ऑन ए लार्ज नंबर ऑफ इश्यूज सच एज rescuing bonded laborers from inhuman work conditions and securing the release of prisoners in Bihar who had been kept in jail even after their punishment term was complete। ये कुछ लोगों को न्याय दिलाने के लिए शुरुआत किया गया था, यानी PIL के माध्यम से कुछ लोगों को, ऐसे लोगों को जो मजदूर थे, जो बंधुआ मजदूर थे, उन लोगों के साथ जो अमानवीय व्यवहार किया जा रहा था, यानी कि उनके काम करने की जो कंडीशन थी वो बहुत ही बेकार थी, बहुत ही गलत ढंग से मजदूरों से काम लिया जाता था। ऐसे लोग मजदूरों को बचाने के लिए ही PIL के द्वारा डायरेक्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पहुंचा गया था। और दूसरा मामला यह क्या था कि बिहार के अंदर जो कैदी अपना टाइम पूरा कर चुके थे, यानी कि जितने टाइम के लिए उनको पुनिशमेंट दी गई थी वो उनका पुनिशमेंट था वो पूरा हो गया था, उसके बाद भी उनको रिहा नहीं किया गया। तो ऐसे कुछ लोगों को जेल से रिहा किया करवाने के लिए इस याचिका का, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का यूज किया गया था। तो ये यहाँ पर हम कुछ मामले जो रीड किए हैं, जैसे बिहार के कैदियों को छुड़वाना या कुछ बंधुआ मजदूरों की जो कंडीशन थी उनसे उनको राहत दिलवाना। डिड यू नो that the midday meal that children now receive in governments and government aided school is because of a PIL। जो PIL के अकॉर्डिंग एक याचिका दायर की गई थी कि जो ज़्यादातर गवर्नमेंट स्कूल हैं वहाँ बच्चों को क्या दिया जाए, मिड डे मील दिया जाए, दोपहर का खाना दिया जाए। और सरकार के द्वारा ऑर्डर दिए गए थे कि, या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑर्डर दिए गए थे, हमने 7th क्लास में रीड किया था इसके बारे में डिटेल से, कि सभी जो गवर्नमेंट स्कूल हैं वहाँ सभी बच्चों को मिड डे मील प्रोवाइड करवाया जाए। See the photos on the right and read the text
बिलो अंडरस्टैंड हाउ द केम अबाउट। ये साइड के जो फोटो हैं इनके आधार पर ही हम रीड करेंगे कि कैसे क्या सिचुएशन थी और PIL के अकॉर्डिंग यहाँ कैसे उसमें सुधार किया गया। जैसे फर्स्ट फोटो यहाँ क्या है, ड्रोट है, सूखा है कुछ स्टेट के अंदर, जैसे यहाँ साइड में हम रीड करेंगे इसके बारे में। फर्स्ट फोटो में क्या दिखाया गया, 2001 में जो ड्रोट है राजस्थान में और उड़ीसा में, यानी कि सूखा है, बारिश न होने के कारण वहाँ स्थिति बहुत ही ज़्यादा क्या हो चुकी है, डिफिकल्ट हो चुकी है। दैट मिलियन फेस्ड एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ, करोड़ों लोगों को भूखा मरने की स्थिति का सामना करना पड़ा, यानी कि करोड़ों लोग बिहार और राजस्थान और उड़ीसा के अंदर भूख से मर रहे थे। सेकंड फोटो में क्या दिखाया गया है, मीन वाइल द गवर्नमेंट गुड ओन्स गोडाउन्स पर फुल ऑफ ग्रेन्स, ज़्यादातर जो राज्य हैं उनके जो गोडाउन्स हैं, गोदाम हैं, वो अनाज से भरे थे। ऑफन दिस वाज बीइंग ईटन अवे बाय रैट्स, यानी कि वो वहाँ पर चूहों को भेंट चढ़ा रहा था, यानी इतना ज़्यादा अनाज गोडाउन के अंदर रखा था कि लोगों को देने की बजाय वहाँ चूहों के द्वारा उसका खाना मिल रहा था, चूहे के लिए वो खाना के लिए प्रयोग किया जा रहा था। सेकंड फोटो में क्या दिया गया है, इन दिस सिचुएशन ऑफ द हंगर एमिडेस्ट प्लेंटी, यानी कि इतना ज़्यादा खाना अनाज गोडाउन में होने के बाद भी लोग भूख से मर रहे हैं। भूख की स्थिति कई राज्यों के अंदर है। एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द पीपल यूनियन ऑफ सिविल लाइबर्टीज, यानी कि PUCL, यहाँ इसकी फुल फॉर्म देखें आप, PUCL की फुल फॉर्म पीपल यूनियन सिविल लाइबर्टीज। तो इसके अंदर क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है ये। इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका को भेजा गया, दायर किया गया। स्टेटेड दैट द फंडामेंटल राइट टू लाइफ गारंटीड इन आर्टिकल 21 आर्टिकल के अकॉर्डिंग हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार, तो जो जीवन के अधिकार में ही इंक्लूड किया गया है राइट टू फूड, यानी कि जो खाने का अधिकार है हमें, वो कौन से राइट के अकॉर्डिंग है, राइट टू लाइफ। तो उसमें राइट टू लाइफ में क्या जोड़ा गया है, राइट टू फूड। स्टेट एक्सक्यूज दैट इट did not have adequate funds was shown to be wrong because godowns were overflowing with grains. सुप्रीम कोर्ट रूल दैट द स्टेट हैड ए ड्यूटी टू प्रोवाइड फूड टू ऑल। इस प्रकार जो ऑर्गेनाइजेशन थी पीपल यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज, उसके द्वारा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दायर की गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि जो इतना अनाज स्टेट्स गवर्नमेंट्स के पास, तो लोगों को प्रोवाइड क्यों नहीं करवाया जा रहा। तो ये जो याचिका है, इस पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑर्डर दिए गए कि ये गलत तरीका है कि इतना अनाज होने के बाद भी लोगों को भूख से मरने के लिए क्यों छोड़ा गया है, यानी कि लोगों को कम रेट पर प्रोवाइड किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा अनाज। फोटो 4 में क्या बताया गया, इट देयरफॉर डायरेक्टेड द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड मोर एम्प्लॉयमेंट, से यानी कि सरकार है जो स्टेट्स गवर्नमेंट्स हैं उनके द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार की स्थिति प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए। टू प्रोवाइड फूड एट चीपर प्राइस, और जो खाना है लोगों को कम दामों पर प्रोवाइड करवाना चाहिए, किसके द्वारा, गवर्नमेंट्स के द्वारा। थ्रू द गवर्नमेंट्स राशन शॉप्स, जो राशन की दुकानें गाँवों के अंदर शहरों के अंदर बनाई गई हैं, वहाँ पर कम रेट पर लोगों को अनाज दिया जा रहा है। जैसे अब एट प्रेजेंट की हम कोरोना के टाइम पे देख रहे हैं कि सरकार के द्वारा गरीब लोगों को फ्री में अनाज डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, बांटा जा रहा है, ताकि लोगों को किसी प्रकार की प्रॉब्लम का सामना न करना पड़े। तो इस प्रकार अपॉइंटेड टू फूड कमिश्नर टू रिपोर्ट ऑन द इम्प्लीमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट स्कीम, इस प्रकार सरकारी योजनाओं को लागू करने के लिए 2 कमिश्नर आयुक्त किए गए थे। ये ऊपर वाली जो सिचुएशन हमें यहाँ देख रहे हैं, जिनके बारे में हमने रीड किया है, इन सिचुएशन को हैंडल करने के लिए 2 कमिश्नर थे, उनको क्या किया गया था, इम्प्लीमेंट किया गया था। ओके स्टूडेंट्स, फॉर द कॉमन पर्सन, एक साधारण आदमी के लिए एक्सेस टू कोर्ट्स इज एक्सेस टू जस्टिस, यानी कि अदालत तक पहुंचना ही न्याय तक पहुंचना है। यानी कि अगर एक कॉमन पर्सन, एक असाधारण आदमी अदालत पहुंच ही गया तो इसका मतलब उसको न्याय मिल गया। साधारण सा इसका मीनिंग है, द कोर्ट एक्सरसाइज ए क्रूशियल रोल इन इंटरप्रेटिंग the fundamental right of citizen, as you saw in the above case. Court interpreted article 21 of the constitution on right to life to include the right to food. तो कोर्ट का जो हमें देखा कि जो क्रूशियल रोल है, इंपॉर्टेंट रोल है किसके व्याख्या करने में, इंटरप्रेटिंग से,
ऑफ द फंडामेंटल राइट, यानी कि जो मौलिक अधिकार हैं जो एवरी सिटीजन को मिले हुए हैं, उन मौलिक अधिकारों की व्याख्या का रोल किसको मिला हुआ है? हमारे सुप्रीम कोर्ट को। जैसे कि हमने ऊपर वाले मामले में रीड किया था, जो आर्टिकल 21 है जो हमारे संविधान में दिया गया है, उसके अंदर हमें क्या मिला? वैसे भी लोगों को राइट टू लाइफ। तो राइट टू लाइफ के जो हमारा फंडामेंटल राइट है, इसी में इंक्लूड किया गया है राइट टू फूड, यानी कि लोगों को खाना भी मिलना चाहिए। इसलिए राइट टू लाइफ का मीन कंप्लीट तब होगा जब इसमें खाना भी ऐड किया जाएगा। दे देयरफॉर ऑर्डर द स्टेट टू टेक सर्टेन स्टेप टू प्रोवाइड फूड ऑल इंक्लूडिंग मिड डे मील स्कीम। तो जो मिड डे मील स्कीम लागू की गई थी एवरी स्टेट के अंदर, तो स्टेट गवर्नमेंट्स का ये मेन कार्य है कि वो पूरे जो मिड डे मील है वो सभी ऑल स्कूल के अंदर प्रोवाइड करवाया जाए या प्रोसेस को लागू किया जाए। हाउएवर देयर आर आल्सो कोर्ट जजमेंट दैट पीपल विल वर्क अगेंस्ट द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कॉमन पीपल। कई बार लोगों को जो अदालत के द्वारा फैसला दिया जाता है, लोगों को विश्वास हो जाता है कि ये फैसला लोगों के हित में नहीं है या लोगों के हित के खिलाफ है, लोगों के कार्यों के अकॉर्डिंग नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर एक्टिविस्ट who work on issue concerning the right to shelter and housing for the poor believe that the recent judgment of on eviction are a far cry from earlier judgments। यानी कि कई बार सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा फैसला दिया जाता है किसका? कि गरीब लोगों के जो शेल्टर हैं या घर हैं, यानी कि झुग्गी झोपड़ी हैं, उनको हटाने का क्या दिया जाता है? कई बार फैसला दिया जाता है। एविक्शन है बेदखल करना, फार क्राई फ्रॉम अर्लियर जजमेंट, यानी कई बार ऐसे फैसले दिए जाते हैं कि जो झुग्गी झोपड़ी वाले गरीब लोग हैं उनको वहां से हटाने का आदेश दिया जाता है। वाइल रिसेंट जजमेंट, कई बार जो जजमेंट होते हैं टेंड टू व्यू द स्लम डिवेलपर्स एज ए encroachers in the city। earlier judgment like 1985 Olga Tiles और बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस प्रोटेक्ट द लाइवलीहुड ऑफ स्लम डिवेलपर्स। तो इस प्रकार एक यहाँ पर हम केस के बारे में रीड करेंगे, एक मामले के बारे में रीड करेंगे जिस मामले में झुग्गी झोपड़ी के वासियों को शहर से दूर कहीं भेजा जा रहा था। तो इसके मामले के बारे में हम अच्छी तरह से समझेंगे। तो ये मामला किस किस के बीच में था? यहाँ एक साइड में ओल्गा टाइल्स जिसको बोल सकते हैं, और दूसरी साइड में मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, यानी मुंबई के अंदर जो नगर पालिका है, वो दोनों के बीच में एक केस है जहां सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई की जा रही है। तो यहाँ पर इसके अंदर यही डिटेल से रीड करेंगे या समझेंगे राइट टू लाइवलीहुड, जो जीविका का, अर्निंग का हमारा जो अधिकार है एज ए पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ, यानी कि हमें अपने जीवन में काम करके कुछ कमाना है, तो ये हमारा राइट टू लाइफ में ही इंक्लूड है। जैसे हमने ऊपर रीड किया था, राइट टू लाइफ में ऐड है राइट टू फूड, खाने का अधिकार। राइट टू लाइफ में क्या हो गया? हमारा लाइवलीहुड भी हो गया, और थर्ड इसमें हम राइट टू एजुकेशन भी ऐड करते हैं। जो आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 21 के ए पार्ट में राइट टू एजुकेशन भी ऐड किया गया है। तो इसमें यही बताया गया है कि लोगों को जो राइट टू लाइफ मिला हुआ है, द फॉलोइंग एक्सेप्ट फ्रॉम द जजमेंट पॉइंट टू वेज इन विच द जज लिंक द इश्यूज ऑफ द राइट टू लाइफ दैट ऑफ द लाइवलीहुड्स। इसमें क्या बताया गया है कि कई बार जो ये यहाँ हम रिपोर्ट पढ़ेंगे, जो फैसला दिया गया था दोनों के बीच में, ओल्गा टाइल्स के बीच में और बॉम्बे म्यूनिसिपैलिटी का जो झगड़ा था, उस झगड़े का जो यहाँ फैसला दिया गया था उसके बारे में हम रीड करेंगे। जो राइट ऑफ लाइफ है, राइट टू लाइफ है, आर्टिकल 21 में दिया गया है। फार रीचिंग लाइफ मीन्स समथिंग मोर देन मेयर एनिमल एक्सचेंज, यानी कि जो जानवरों की तरह से ओनली जीना ही नहीं है। लाइफ का मीन सिर्फ जीना ही नहीं है कि जानवरों की तरह रहे, वो भी जिंदगी नहीं। इट डज नॉट मीन मेयरली दैट लाइफ कैन नॉट बी एक्सटिंग्विश्ड और टेकन अवे एज फॉर एग्जाम्पल बाय द इम्पोजिशन एंड एक्सक्यूटेशन ऑफ द डेथ सेंटेंस, यानी कि लाइफ ऑफ राइट का मतलब किसी व्यक्ति ने गलत काम किया है उसको दंड के तौर पर मौत की सजा देना, यानी कि उसको ऐसा पनिशमेंट दिया जाए कि उसको डेथ सेंटेंस, जान से
यानी कि जो मौत की सजा दी गई है, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग द प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, ऐसा जो प्रक्रिया बनाई गई है कानून के अकॉर्डिंग, यानी कि अगर कोई क्राइम करता है उसके क्राइम के पनिशमेंट में उसको डेथ सेंटेंस दी जाती है, यानी कि फांसी की सजा दी जाती है, मौत की सजा दी जाती है, तो इसको हम राइट टू लाइफ में इंक्लूड करेंगे। दैट इज बट वन एक्सेप्ट द राइट टू लाइफ, यानी कि हम इसको राइट ऑफ लाइफ का जीवन का अधिकार नहीं कह सकते। एंड एक्चुअली इंपॉर्टेंट फैक्ट of that right is the right to livelihoods because no person can live without the means of livelihood, यानी कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि व्यक्ति को जीविका का अधिकार दिया जाए, यानी कि उसको कमाने का अधिकार दिया जाए। बिना कमाए एक व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता, यानी कि बिना खाना खाए व्यक्ति 2 या 3 4 दिन, 1 वीक या 1 मंथ ही रह सकता, उससे ज्यादा जीवित नहीं रह सकता। इसलिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, राइट टू लाइवलीहुड्स, इट मीन्स ऑफ लिवलीहुड्स, यानी कि जीविका ही सबसे मेन बात बताई गई है। दैट एविक्शन ऑफ ए पर्सन फ्रॉम ए पेवमेंट्स और स्लम्स विल इनएविटेबली लीड टू बी डिप्राइवेशंस ऑफ हिज मीन ऑफ लिवलीहुड्स, यानी कि एक व्यक्ति को जहाँ वह रह रहा है, झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है या फिर किसी पटरी की साइड में रह रहा है, अगर गवर्नमेंट्स के द्वारा या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐसा ऑर्डर मिला जाए, आदेश मिल जाए कि उनको वहां से हटा दिया गया, तो इसका मतलब वो जहां वो रह रहे हैं उनके आसपास उनको कमाने का साधन होगा। तो इस प्रकार अगर उनको वहां से हटाया जाता है तो उनके कमाने के साधन से उनको दूर किया जा रहा है। इन द प्रेजेंट केस, जो प्रेजेंट मामले जिसके बारे में हम रीड कर रहे हैं, ओल्गा टेलेस और बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बीच का, दैट फैक्ट कंस्टिट्यूट्स empirical evidence justified the conclusion that the petitioners live in slums and on the pavements because they have small job to nurse, यानी कि जो लोग वहाँ रह रहे हैं, झुग्गी झुगड़ियों में रह रहे हैं या पटरियों के साइड में रह रहे हैं और उनको वहाँ से हटाया जा रहा है कि जहाँ उनको छोटे मोटे काम मिलेगी हैं, शहर में उनको जो छोटे काम मिल रहे हैं, फ्रॉम देम देयर इज नाउ एवर एज टू लिव, अब वो कहाँ जाएंगे, अब अपने जीने के जो साधन है, उनका कमाई का साधन है, वो कहाँ जाकर ढूंढेंगे। इस प्रकार जो सरकार के द्वारा या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनको जो रहने की जगह है वो अगर छीन ली जाएगी तो उनका जो कार्य है, वो कमाने का साधन है, वो भी क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा, छूट जाएगा उनसे। कंक्लूजन देयरफॉर इज दैट एविक्शन द petition will lead to deprivation of their livelihoods and consequently to be deprivation of lives। तो इस प्रकार ये लास्ट का कंक्लूजन निकलता है कि जो याचिका करता है, जो जिसके द्वारा इस प्रकार की याचिका डाली गई है कि इन झुग्गी झोपड़ी वाले या पटरी पर रहने वाले लोगों को हटा देना चाहिए, तो ऐसे उनके उजाड़ने का जो तरीका अपनाया गया है, उनसे उनका जो लाइवलीहुड्स के तरीके हैं वो उनको पूरी तरह से उनकी लाइफ से वंचित कर देंगे। तो इस प्रकार के जो फैसले हैं वो कई बार लोगों के ज़्यादा अफेक्टेड करते हैं। अनदर इश्यूज दैट इफेक्ट कॉमन पर्सन एक्सेस टू जस्टिस, जो दूसरा यहाँ मामला जिसके बारे में हम रीड करेंगे, अनदर इश्यूज इफेक्ट द कॉमन पर्सन, जो साधारण लोगों के ऊपर प्रभाव डालता है, इन ऑर्डिनेटली लॉन्ग नंबर ऑफ ईयर्स, यानी कि ज़्यादा सालों का लगना, न्याय आने में, किसी निर्णय को आने में कई साल लग जाते हैं, एक केस की सुनवाई करते करते काफ़ी लंबा टाइम पीरियड लग जाता है। तो फेराज जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाय, तो यहाँ पर का जितना ज़्यादा टाइम न्याय आने में लगेगा, तो इसका यहाँ सीधा सा क्या बात की गई है, इंसाफ में देरी तो इंसाफ का कत्ल, यानी कि अगर न्याय मिलने में, हमें जस्टिस मिलने में ज़्यादा लेट हो रहे हैं तो न्याय की कत्ल माना जाएगा कि वो न्याय सही नहीं होगा। तो यहाँ हम जो लिस्ट देख रहे हैं इंडिया के अंदर, कोर्ट कितने हैं, स्ट्रेंथ कितनी है, वर्किंग स्ट्रेंथ कितनी है, वैकेंसी, तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजेज हैं वो 31 जजेज हैं, जिनमें से वर्किंग में 28 है और 3 वैकेंसीज हैं, 3 जो पोस्ट वो वैकेंट हैं। हाई कोर्ट के अंदर जज है 1079, वर्किंग स्ट्रेंथ 645 और जो वैकेंट है 434। तो इस प्रकार डिस्ट्रिक्ट और सबॉर्डिनेट जो 3rd लेवल के हमारे कोर्ट हैं, इतने जो जजेस हैं, इतने वर्किंग जजेस हैं और ये इतने हमारी वैकेंट सीट हैं। इस प्रकार हम साइड में देखेंगे, जो ऊपर हम फोटो देख रहे हैं, फैमिली मेंबर ऑफ द सम 43 मुस्लिम ऑफ हासिमपुरा, एक हासिमपुरा जगह की 43 मुस्लिम थे, किल्ड ऑन द
2 मई 1987 में 1987 की 22 मई को 43 जो मुस्लिम थे आसिमपुरा के मेरठ के अंदर मारे गए थे। दीज फैमिलीज फोर्ट फॉर जस्टिस। तो ये जो परिवार हैं वो न्याय के लिए अब भी लड़ाई लड़ रही हैं ओवर 31st ईयर, यानी 31 सालों से अब भी इनका जो मामला है वो कोर्ट के अंदर दायर है, चल रहा है। तो कमिटमेंट्स ऑफ ट्रायल, इस प्रकार की जो कमेंटमेंट की जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट इन द सितंबर 2002 ट्रांसफर द केस फ्रॉम द स्टेट उत्तर प्रदेश टू दिल्ली, यानी कि जो स्टेट हाई कोर्ट था उसके द्वारा ये मामला 2002 में कहाँ ट्रांसफर कर दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट में। 19 प्रोविंशियल आर्म्स कंस्टेबलरी PAC men faced criminal prosecutions for the alleged murder and other offense by 2007. Only 3 prosecution witnesses had been examined. Finally, the Delhi High Court's accused person on 31 अक्टूबर 2018 जो फोटो के अंदर दिया गया है इसमें यही बताया गया है कि जो कई और मामले हैं इसी प्रकार के, जैसे ऊपर हमने पढ़ा कि 43 मुस्लिम थे वो मारे गए थे और वो केस अभी 31 सालों से चल रहा है और 2002 में इसको सुप्रीम कोर्ट के पास भेज दिया गया, लेकिन अब भी कोई डिसीजन नहीं हुआ। ऐसे ही कोई दूसरे जो केसेस हैं 2007 से चल रहे हैं और कोई तो 2018 में जो दिए गए हैं, तो ऐसे मामले अब काफ़ी लंबे समय से वहीं हमारे अटके हुए हैं। हाउएवर इन स्पाइट ऑफ दिस देयर नो डिनाइंग दैट द जुडिशरी दैट हैज़ प्लेड ए क्रूशियल रोल इन डेमोक्रेटिक इंडिया, इसके बावजूद भी यानी कि इतने लंबे टाइम पीरियड लगने के बाद भी ये मानते हैं हम कि हमारी जो डेमोक्रेटिक इंडिया है, लोकतांत्रिक भारत है, उसमें जुडिशरी का, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का एक क्रूशियल रोल है, इम्पोर्टेंट रोल है। सर्विंग्स ए चेक द पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर, विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों पर रोक लगाने का मेन पावर किसके पास है, जुडिशरी के पास है। प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार या पावर किसके पास है, जुडिशरी के पास है। द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो मेंबर थे, सदस्य थे हमारे संविधान निर्माण की सभा के, क्वाइट करेक्टली इनविजन्ड, उन्होंने ठीक तरह से एक सपना देखा था सिस्टम ऑफ द कोर्ट, अदालतों की जो व्यवस्था बनाने का, विद एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, एक स्वतंत्र न्यायालय को बनाए रखने के लिए, की फीचर ऑफ आवर डेमोक्रेसी, यानी कि हमारे लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है जुडिशरी का स्वतंत्र होना। तो इस प्रकार हमने जुडिशरी के बारे में अच्छी तरह से रीड किया और उम्मीद है बच्चों, स्टूडेंट्स, आप वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और लेसन को समझेंगे। अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आपके सामने आ रही है तो बेटा आप SST टीचर की पर्सनल कॉन्टैक्ट से फ़ोन नंबर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हल कर सकते हैं।